स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था कि हमारे स्टिफनेस इक्वेशन जो बनाते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है। उस इक्वेशन में हमारे पास टर्म्स होते हैं डेल्टा, जो कि डिस्प्लेसमेंट है, जिसको हम अगर एम और मोमेंट और रोटेशन के रिस्पेक्ट बात करें तो ये होता है आपका थीटा। दूसरा आपके पास होता है स्टिफनेस। तीसरा आपके पास होता है जो भी आपकी फोर्सेस की वैल्यू थी वो। पी की वैल्यूज़ आपको हमेशा मोमेंट के फॉर्म में मिलती हैं और के के लिए आपको स्टिफनेस मैट्रिक्स बनानी पड़ती है। ये स्टिफनेस मैट्रिक्स क्या होती है वो देख लेते हैं। स्टिफनेस मैट्रिक्स होती है के विल बी K11 K12 K13 K21 K22 K23 K31 K32 K33। आपको मैक्सिमम अगर कभी क्वेश्चन आता भी है तो आपको 3/3 की ही मैट्रिक्स आपको मिलेगी बनाने के लिए। मैक्सिमम तो केसेस होते हैं कि आपको 2/2 ही मिलता है, दैट इज़ K11 K12 K21 एंड K22। 3/3 की मैट्रिक्स जो है बहुत आपको एग्ज़ाम में सॉल्व करने के लिए बहुत कम आती है। तो पर फिर भी देख लेते हैं कि यहाँ पे वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो अगर यहाँ पे आपकी जो एलिमेंट्स हैं K11 K12 K13, तो इसको अगर मैं बोलूँ तो क्या होता है। सपोज़ करिए K11 को मैं लिख सकता हूँ, सपोज़ करो KIJ मैंने लिखा, ठीक है। तो अगर मैं इसको KIJ लिख रहा हूँ तो KIJ का मतलब क्या होता है, फोर्स एट कोऑर्डिनेट 1 ड्यू टू अ यूनिट डिस्प्लेसमेंट एट कोऑर्डिनेट J, ठीक है। अगर हम J पे डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं तो उसके कारण जो फोर्स डेवलप हो रहा है I पे, वो आपका हो जाएगा KIJ, ठीक है। तो अब इसको हम समझे कैसे, देखो सपोज करो तुम्हारे पास K11 था, तो K11 का मतलब क्या होगा, फोर्स एट कोऑर्डिनेट 1 ड्यू टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट एट कोऑर्डिनेट 1। अगर 1 पे ही मैं यूनिट डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूँ और मुझे उसका इफेक्ट 1 पे देखना है, तो ये क्या हो जाएगा K11। K21 क्या होगा, क्योंकि हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, कॉलम मैट्रिक्स में पढ़ते हैं तो मैट्रिक्स के कॉलम्स निकालते हैं। तो K21 क्या हो जाएगा, फोर्स एट कोऑर्डिनेट 2 ड्यू टू ए यूनिट डिस्प्लेसमेंट एट कोऑर्डिनेट 1, ठीक है। अगर मैं 1 पे यूनिट डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूँ, उसके कोऑर्डिनेट 2 पे क्या इफेक्ट आ रहा है उसको कहते हैं हम K21। सिमिलरली K12 की बात करूँ, अब K12 जो था, K12 की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, फोर्स एट कोऑर्डिनेट 1 ड्यू टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट एट कोऑर्डिनेट 2, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपका जे एलिमेंट जो होता है, मतलब जो बाद वाला एलिमेंट होता है, जो जे एलिमेंट होता है, हम वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देते हैं, और जो आपको आई एलिमेंट होता है वहाँ पर हम क्या निकालते हैं, हम वहाँ पर उस कोऑर्डिनेट के फोर्स देखते हैं, ठीक है। सिमिलरली K22 हो जाएगा फोर्स एट कोऑर्डिनेट 2 ड्यू टू ए यूनिट डिस्प्लेसमेंट एट कोऑर्डिनेट 2। तो जब भी हमको कभी इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन हम किसके हेल्प से बनाते हैं, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन के हेल्प से बनाते हैं। तो जब भी कभी हमको इक्वेशन बनानी है तो हमको ये याद रखना है कि K11 K21 की वैल्यूज़ क्या है। अब सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, तो हमको क्या करना है, एनालाइज द कंटिन्यूस बीम बाय डिस्प्लेसमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स, ठीक है। तो आपको एक कंटिन्यूस बीम दी है जिसकी में 60 किलो न्यूटन पर मीटर का एक यूडीएल लगा है, 100 किलो न्यूटन का एक आपके पास एक पॉइंट लोड लगा है, 4 मीटर है, 3 मीटर है, 1.5 मीटर है, ओके। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमने जो स्टेप देखे तो उसमें क्या था, कैलकुलेटिंग डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी, जिसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम एट्स भी कहते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको बी एंड सी पे आएगी, दैट इज बी एंड सी, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब हमको करना क्या है, देखो एक बहुत ही सिंपली तुम देखो, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, 3 1 1 5, 5 आपके पास वैल्यूज़ हैं। 5 में से आपके पास दोनों कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन 3 होते हैं, यहाँ पे आपको 3 मिल रहे हैं, यहाँ 1 मिल रहे हैं, यहाँ 1 मिल रहा है, तो टोटल 5 हो रहे हैं। पर इक्विलिब्रियम कंडीशन अपने पास कितने होते हैं, 3, तो मतलब इसका मतलब 5 - 3 करूँगा तो मुझे मिलेंगे 2। अब 2 जो है, इन 2 को ही अगर मैं वैल्यूज़ निकाल लेता हूँ, यहाँ पर आने वाले अगर मैं वैल्यूज़ को फाइंड कर लेता हूँ, जो भी यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट आ रहा है या रोटेशन आ रहा है, क्योंकि हम स्टिफनेस मैट्रिक्स में क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इन दो कोऑर्डिनेट्स पे आने वाले जो मेरे रोटेशन या डिस्प्लेसमेंट, उनकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो ये बीम क्या हो जाएगी, ये बीम फिर स्टेबल हो जाएगी। क्योंकि उसके बाद क्या हो जाएगा, आपके पास यहाँ पे आपको सिर्फ 3 मिलेंगे, यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो 3 रहेंगे आपके पास जो इक्वेशंस है, और आपके पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन भी कितनी होती, 3। तो अननोन 3 थी, इक्विलिब्रियम 3 थी, तो आपके पास बीम क्या हो जाएगी, फिर डिटर्मिनेंट हो जाती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इंडिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स कैसे यूज़ करते हैं कि हम जो भी मेरे जो एक्स्ट्रा फोर्सेज है, डिस्प्लेसमेंट है, हम उनको कैलकुलेट कर सके ताकि मेरी बीम डिटर्मिनेंट बन सके। तो यहाँ पे क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम एट सपोर्ट बी एंड सी 2 आएगी, क्योंकि यहाँ पर आपके दोनों जगह पर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 1 मिलेगी, क्योंकि ये तो फिक्स है। तो इसके बाद सेकंड प्रोसीजर क्या होती है, सेकंड प्रोसीजर होती है असाइनिंग द कोऑर्डिनेट डायरेक्शन टू द नॉन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अननोन डिस्प्लेसमेंट में हमको कोऑर्डिनेट डायरेक्शन देनी है, तो क्या हो जाएगी 1 एंड 2। मैंने एक बी पे दे दी, एक सी पे दे दी, ठीक है। कैलकुलेटिंग द फोर्सेस डेवलप्ड इन ईच कोऑर्डिनेट डायरेक्शन ऑफ फुली रिस्ट्रेन्ड स्ट्रक्चर,
अब हमको क्या करना है, अपने स्ट्रक्चर को स्टेबल करना है, तो हमने क्या करा, इस स्ट्रक्चर को रिस्ट्रेन कर दिया, मतलब फिक्स कर दिया हर सपोर्ट, फिक्स फिक्स एंड फिक्स। ए पे तो फिक्स था, बी और सी पर भी मैंने फिक्स कर दिया। अब फिक्स कर दिया तो क्या हो जाएगा, मेरे पास फिक्स एंड मोमेंट्स आ जाते हैं। तो वही फिक्स एंड मोमेंट्स मैं निकाल लेता हूँ। एफ ए बी पे मेरा क्या लग रहा था, यूडीएल लग रहा था, तो फिक्स एंड मोमेंट निकाल लिया। बी ए पे मेरा फिक्स एंड मोमेंट लग रहा था, तो मैंने एफ बी ए पे निकाल लिया। एफ बी सी पे मेरा डब्ल्यू एल बाई 8 लगेगा क्योंकि सेंटर पे लोड था, और एफ सी बी पर भी मेरा डब्ल्यू एल बाई 8 लगेगा। तो ये मैंने तीनों फिक्स एंड मोमेंट निकाल लिया। अब ये रिस्ट्रेन फोर्स निकालना है कोऑर्डिनेट के लिए, तो आपको ध्यान देना है कि कोऑर्डिनेट मेरे कहाँ कहाँ लगे हैं, बी और सी जॉइंट पे, ठीक है। तो मेरे पास दो अननोन है, तो उन्हीं दोनों अननोन पे मुझे ये रिस्ट्रेनिंग फोर्स को देखना पड़ेगा कि इनका कितना आ रहा है सम करने पे। तो पी वन एल मतलब बी पे मेरे क्या है, दो फोर्सेस है, बी ए और बी सी, ठीक है। तो मेरा इन दोनों को बी ए की वैल्यू रखता हूँ 80 एंड बी सी रखता हूँ -37.5, तो मुझे मिलेगा 42.5 किलो न्यूटन मीटर। अब ये 12 पे रखता हूँ, मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट पे सिर्फ मेरे पास सी है, तो सी से मेरे पास सिर्फ एक एफ सी भी मिलेगा, तो वहाँ से 37.5। ओके, तो अब यहाँ से मुझे पता लग गया कि मेरी स्टिफनेस की इक्वेशन क्या बनेगी, K11, K12, K21 एंड K22। अब फिर वही स्टिफनेस अभी जो मैंने पढ़ा है स्टिफनेस इक्वेशन, तो सबसे पहले क्या करते हैं, मैं थीटा वन पे, क्योंकि थीटा वन और थीटा सी पे ही मेरे पास कोऑर्डिनेट डायरेक्शंस हैं, यहाँ पे मुझे रोटेशन देना, थीटा ए तो फिक्स है, वहाँ कुछ नहीं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, फर्स्ट पे जो मेरी फर्स्ट थी वहाँ पर मैं रोटेशन देता हूँ, यूनिट रोटेशन प्रोवाइड करता हूँ, यूनिट डिस्प्लेसमेंट। तो थीटा बी इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, थीटा सी 0 रहेगा, थीटा ए तो 0 ही है। तो अब मैं अगर 1 पे रोटेशन दे रहा हूँ और 1 के रोटेशन के कारण 1 पे ही फोर्स का मैट्रिक्स के फॉर्म में चाहता हूँ स्टिफनेस, तो वो हो जाएगा K11। और 1 के कारण जो 2 पे चाहूँगा तो वो K21 हो जाएगा, क्योंकि मैंने यही पढ़ा था, ये जस्ट लाइक कैसा हो गया, के आई जे, ठीक है। तो यहाँ पे जे आपका क्या है, 1 है, और आई क्या है, 2 है, ठीक है। तो 1 पे अगर मैंने यूनिट रोटेशन दिया है तो उसके कारण 1 के ऊपर बनने वाला स्टिफनेस मैट्रिक्स होगा K11, और 1 पे अगर मैंने रोटेशन दिया उसके कारण स्टिफनेस मैट्रिक्स बनने वाला होगा K21। तो आप देखिए यूनिट डिस्प्लेसमेंट इन कोऑर्डिनेट डायरेक्शन 1, तो मैंने यूनिट डिस्प्लेसमेंट दिया कोऑर्डिनेट डायरेक्शन 1 पे। तो मेरे पास अब यहाँ पे स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन लगाऊंगा, तो स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन क्या कहती है मेरी, 2a/L, जिस भी सपोर्ट पे मैं देख रहा हूँ वहाँ पे आ जाएगा 2 थीटा बी और अदर एंड पे थीटा ए, ठीक है। सिमिलरली इधर के लिए भी वही हो जाएगी 2a/L 2 थीटा बी प्लस थीटा सी, क्योंकि वहाँ पे दो स्पान है। तो K11 के लिए बनाने के लिए लगाता हूँ मैं स्लोप डिफ्लेक्शन, तो K2EI/L बी ए 2 थीटा बी प्लस थीटा ए माइनस डेल्टा प्लस 2EI/L बी सी 2 थीटा बी प्लस थीटा सी माइनस डेल्टा। अब यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट आपको दिया नहीं है, तो यहाँ पे आपको 0 रखना है। ये क्या है, सिंकिंग, अगर सपोर्ट सिंक हो रहा है तो उसके कारण आने वाले आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो K11 हो गया आपका 2EI/L, बी ए की वैल्यू है 4, थीटा बी की वैल्यू है 1, थीटा ए की है 0। सिमिलरली इधर थीटा बी की वैल्यू है 1 और थीटा सी की 0 है, एल बी सी आपका 3 है। तो K11 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 7/3 EI। K21 की वैल्यू देखते हैं। K21 क्या है कि 1 के कारण मेरे 2 पे क्या आपका फोर्स डेवलप हो रहा था, तो मुझे देखना कहाँ है, 2 पे देखना है, ठीक है। तो पर रोटेशन आपका थीटा बी ही 0, थीटा बी ही आपका 1 रहेगा, क्यों, क्योंकि मैंने बी पे 1 दिया है और सी पे मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो K21 2EI/L बी सी 2 थीटा सी प्लस थीटा बी, ठीक है। तो 2 थीटा सी क्या हो जाएगा, थीटा सी तो 0 है, थीटा बी आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो K21 आपको क्या मिल गया, 2EI/3। K21 को तो ऐसे समझो, K21 को कि यहाँ पर मैंने रोटेशन दिया तो उसका इफेक्ट इसके ऊपर क्या आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं इफेक्ट कहाँ देख रहा हूँ, इफेक्ट मैं देख रहा हूँ 2 पे, इसलिए मेरा थीटा सी, मेरी स्लोप डिफ्लेक्शन में थीटा सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 थीटा सी, ठीक है। और थीटा बी की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसके पहले जब मैं K11 यूज़ कर रहा था तो थीटा बी पे ही मैं, यहीं पे मैंने रोटेशन दिया था और यहीं पे इफेक्ट देख रहा था, इसलिए दोनों, जब मैं थीटा ए की तरफ वाली इक्वेशन यूज़ करी थी चाहे थीटा सी तरफ वाली इक्वेशन, मैंने दोनों जगह पे क्या यूज़ करा था, 2 थीटा बी यूज़ करा था, ठीक है। तो ये बात याद रखना है, दो चीज़ें हमेशा याद रखना, फर्स्ट रोटेशन कहाँ दे रहे हैं, सेकंड उसका इफेक्ट कहाँ देख रहे हैं। जहाँ पे रोटेशन दे रहे हैं उस थीटा की वैल्यू आपकी यूनिटी होगी 1 होगी, और जहाँ पे इफेक्ट देख रहे हैं उस थीटा की स्लोप डिफ्लेक्शन में आपकी वैल्यू 2 थीटा होगी, ठीक है। तो सिमिलरली इसीलिए हमने K11 जब यूज़ करा तो K11 में मैंने यूज़ करा है 2 थीटा बी प्लस थीटा ए और 2 थीटा बी प्लस थीटा सी, क्योंकि मैं यहाँ पर रोटेशन थीटा बी में दे रहा था और थीटा बी में ही उसका इफेक्ट देख रहा था, इसलिए थीटा बी की वैल्यू मैंने 1 भी ली है और थीटा बी की वैल्यू के आगे 2 भी है, क्योंकि स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन के हिसाब से है। तो K21 में क्या हो जाएगा, मैंने रोटेशन तो दिया है बी पे,
जहाँ पे कोऑर्डिनेट 1 है, और पर मैंने इफेक्ट कहाँ देख रहा हूँ, सी पे, तो इसलिए 2 थीटा सी है, तो इसलिए आपकी K21 की वैल्यू हो जाएगी 2EI/3। अब यूनिट डिस्प्लेसमेंट इन कोऑर्डिनेट डायरेक्शन 2 देता हूँ, अब 2 पे दे रहा हूँ, तो जहाँ पे मैंने डिस्प्लेसमेंट दिया उस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी और दूसरों की 0 हो जाएगी। अब सबसे पहले मेरे को क्या देखना है, सबसे पहले मेरे को देखना है K12। K12 का मतलब क्या हो जाएगा कि मैंने रोटेशन दिया है कहाँ पे, 2 पे, और इफेक्ट देख रहा हूँ 1 पे, ठीक है। तो इफेक्ट कहाँ देख रहा हूँ, 1 पे, तो इसका मतलब थीटा बी की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 थीटा बी हो जाएगी, ठीक है। और रोटेशन कहाँ दिया है मैंने, सी पे, इसलिए थीटा सी की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। स्लोप डिफ्लेक्शन में ये याद रखना, जहाँ पर रोटेशन दिया है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जहाँ पर अपने रोटेशन प्रोवाइड करा उसकी वैल्यू 1 होगी, और जहाँ पर हम उसका इफेक्ट देख रहे हैं वहाँ पर उसकी वैल्यू स्लोप डिफ्लेक्शन के हिसाब से वहाँ पे 2 थीटा होगी, ठीक है। तो K12 के लिए क्या हो जाएगा, 2EI/L 2 थीटा बी प्लस थीटा सी, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है, थीटा सी आपका 1 है एंड थीटा बी आपका 0 है, तो उनको मैंने यहाँ पे पुट करा तो आपको K21 आया 2EI/3। अब सेकंड है आपका क्या, सेकंड है आपका K22, मतलब मैंने 2 पे ही आपका रोटेशन दिया और 2 पे ही वैल्यू देख रहा हूँ, तो K22 क्या हो जाएगा, 2EI/3 थीटा बी प्लस 2 थीटा सी, K22 इक्वल्स टू 4EI/3। तो अब अप्लाइड फोर्सेज इन कोऑर्डिनेट डायरेक्शन 1 एंड 2 आर 0, ठीक है, दैट इज P इक्वल्स टू 0 एंड 0। कोई भी एक्सटर्नल कोई मोमेंट नहीं आ रहा है मेरे, जहाँ पर मैंने कोऑर्डिनेट्स हैं मेरे, तो वहाँ पर आपकी वैल्यू क्या है, 0 0 है। तो इसके बाद अगर मैं आपकी स्टिफनेस मैट्रिक्स के लिए वैल्यू देखता हूँ तो क्या हो जाएगी, स्टिफनेस मैट्रिक्स K डेल्टा इक्वल्स टू P माइनस PL। तो K की वैल्यू सब है। अब यहाँ ध्यान रखना, अगर आपकी 2/2 मैट्रिक्स बन रही है कभी भी स्टिफनेस में, तो एज पर द रूल ऑफ रेसिप्रोकल थ्योरम आपकी जो K12 और K21 इनकी वैल्यू बराबर रहती है। तो ये एक आपको चेक भी है कि K12 विल बी इक्वल्स टू K21, ये आप देख सकते हैं। ये हमेशा आपको, अगर 2/2 की मैट्रिक्स आप यूज़ कर रहे हैं तो 2/2 की मैट्रिक्स में K12 और K21 की वैल्यू आपको हमेशा बराबर मिलेगी। ये थीटा 1 थीटा 2 जिसको हम डेल्टा 1 डेल्टा 2 के फॉर्म में कह रहे हैं मैट्रिक्स के लिए, P माइनस PL, P आपके 0 0 थे अगर कोई एक्सटर्नल अप्लाइड मोमेंट नहीं है मेरे कोऑर्डिनेट्स के ऊपर, और PL जो मैंने फिक्स एंड मोमेंट से रिस्टोरिंग फोर्स से निकाले थे उनको रख दिया। तो यहाँ से मेरा K डेल्टा 1 इक्वल्स टू, इसमें से मैंने 3 कॉमन कर देता हूँ, 3 कॉमन कर देता हूँ, जब इन्वर्स में जाऊँगा तो 3/EI हो जाएगा डायरेक्शन, जब मैं इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाता हूँ। तो अब 7 2 2 और 4 इसका मुझे इन्वर्स लेना है, और -42.5 और -37.5। तो इन्वर्स लेने के लिए आपको पता है कि इन्वर्स की वैल्यू क्या होती है, एडजॉइंट की अपॉन मॉड ऑफ के, तो 3/EI। अब इसका मैं मॉड ऑफ के ले लेता हूँ 1 आपके दोनों डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है 7/4 माइनस 2 × 2, और एडजॉइंट लेने के लिए क्या करना पड़ता है, इनके जो भी मेन डायगोनल एलिमेंट थे 7 और 4 उनकी पोजीशन चेंज करनी है, और बाकी दोनों की माइनस, आपको साइन चेंज करना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और ये आपकी जो P की वैल्यू थी, ठीक है। तो अब आपको एक 2/2, दोनों 2/2 मैट्रिक्स है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना आता है, आप उसको एक बार फिर से आप रिवाइज कर सकते हैं कैसे करते हैं। 4 का मल्टीप्लाई करा 42.5 में, -2 का करा -37.5 में, सिमिलरली फिर -2 का 42.5 में, और 7 का 37.5 में। तो यहाँ से मेरे को EI की वैल्यू मिल गई, और यही जो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 की वैल्यू मिली है यही आपकी थीटा बी और थीटा सी की है, क्योंकि डेल्टा 1 था कोऑर्डिनेट डायरेक्शन एट थीटा बी एंड डेल्टा 2 था कोऑर्डिनेट डायरेक्शन एट थीटा सी। अब इस थीटा बी और थीटा सी की हेल्प से मैं क्या निकाल सकता हूँ, इस थीटा बी और थीटा सी की हेल्प से मैं दोबारा स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन लगाऊंगा। स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन फॉर ए बी क्या होगी, 2EI/L 2 थीटा ए प्लस थीटा बी प्लस MF AB, जैसा हम स्लोप डिफ्लेक्शन में करते हैं। आप एक बार रिवाइज करिए कैसे करते हैं। स्लोप डिफ्लेक्शन में हम दूसरे तरीके से थीटा ए थीटा बी निकालते थे, यहाँ पे हमने थीटा ए और थीटा बी कैसे निकाले, मैट्रिक्स से। थीटा ए तो 0 है, थीटा बी और थीटा सी हमने यहाँ पे निकाला है, ठीक है, एज पर द क्वेश्चन। तो MF AB आपकी वैल्यू मिल जाएगी। BA सिमिलरली हम BA के लिए वर्कआउट करेंगे, BC के लिए वर्कआउट करेंगे एंड CB के लिए करेंगे। तो इस तरीके से आपको जो टोटल मोमेंट्स की वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाती हैं।